नमस्कार। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो आपको पढ़ाया था उसमें हम अनुच्छेद 107 तक आपको पढ़ा गए थे संसद की विधायी प्रक्रिया के संबंध में। फिर हमने आपको संसद की विधायी प्रक्रिया बताई थी किस तरीके से कानून बनते हैं, और हमने आपको बताया था कि जो विधेयक होते हैं वो सामान्यतः 4 भागों में या 4 प्रकार से उनको हम समझ सकते हैं कि सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो सामान्य विधेयक के संबंध में हमने आपको बताया था और वो कैसे पास किए जाते हैं ये मैंने आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक, धन विधेयक के संबंध में। ध्यान रखिएगा कि ये जो धन विधेयक है, मनी बिल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मनी बिल, इसके संबंध में 2 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी क्या होता है, बात पूछी जाती है अनुच्छेद 109 संबंधित, हम लोग लगा देते हैं 110, और 110 से संबंधित पूछी जाती है तो कभी हम लोग 110 लगा देते हैं, कभी 109 लगा देते हैं। अंतर क्या है दोनों में, एक साथ पढ़ना पड़ेगा हम दोनों को। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अनुच्छेद 109 जो है, अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है। ठीक, धन विधेयकों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है। ध्यान रखिएगा, क्या प्रक्रिया का वर्णन करता है अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक, और जो अनुच्छेद 110 है, ठीक, वो ये बताता है कि कौन से विधेयक धन विधेयक होंगे। यानी एक तरीके से धन विधेयक की परिभाषा और धन विधेयक का जो कंटेंट होता है कि कौन विधेयक धन विधेयक कहलाएंगे, इसके बारे में ये बताता है। तो दोनों अलग अलग आते हैं। अब हम पहले हम आपको बताते हैं कि वास्तव में 110, अनुच्छेद 110 पहले बताएंगे हम आपको कि वास्तव में कौन विधेयक जो हैं वो धन विधेयक होंगे। फिर उनके पास करने के संबंध में क्या प्रक्रिया होगी वो हम आपको बताएंगे। जो धन विधेयक होते हैं, मान लो कोई भी ऐसा विधेयक है जो किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है। अधिरोपण की अंग्रेजी है इम्पोजिशन, उत्सादन की अंग्रेजी है एबोलिशन, परिहार की अंग्रेजी है रेमिशन, परिवर्तन अल्टरेशन, और विनियमन मतलब रेगुलेशन। तो याद रखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी विधेयक अगर किसी कर के अधिरोपण के संबंध में, उत्सादन के संबंध में, परिहार के संबंध में, परिवर्तन या विनियमन के संबंध में प्रावधान से संबंधित है तो वो धन विधेयक होगा। यानी धन विधेयक में ये हो सकता है। मेंस में भी लिखने के लिए आता है धन विधेयक के संबंध में, तो आपको ये शब्द चाहे हिंदी में याद कर लीजिए चाहे अंग्रेजी में याद कर लीजिए, ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा, अगर किसी विधेयक में भारत सरकार द्वारा जो है वो धन का उधार लेना या गारंटी, जिसकी बार बार आपको हिंदी मिलेगी प्रत्याभूत, गारंटी देने का विनियमन है,
अगर किसी जो है विधेयक में ये वाला प्रावधान है तो इसके अलावा जो है वो भारत की संचित निधि कंसोलिडेशन फंड संचित निधि की अभिरक्षा कस्टडी अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि से धन ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या निष्कासन। समझ रहे हैं आप बात? अगर किसी विधेयक में भारत की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, उस निधि की अभिरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान है, ऐसी निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से धन के निष्कासन या उसमें धन को जमा करने के संबंध में कोई प्रावधान है, अगर कोई ऐसा विधेयक है कि उसमें भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि से विनियोग की अंग्रेजी होती है एप्रोप्रिएशन, अगर एप्रोप्रिएशन का कोई प्रावधान है, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करने वाला कोई प्रावधान है, कोई प्रावधान है, और लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा या संचित निधि, लोक लेखा या संचित निधि की अभिरक्षा और उससे धन के निष्कासन से संबंधित कोई प्रावधान है। तो याद रखिएगा, ये हमने 4-5 पॉइंट बताए, ये अगर प्रावधान हैं किसी विधेयक में तो वो विधेयक धन विधेयक होगा। ध्यान आपको ये रखना है, यहीं पर थोड़ा और आपको बता दें कि कोई भी विधेयक, कोई भी धन विधेयक को केवल इसलिए धन विधेयक नहीं माना जाएगा, या तो शब्दों में ऐसा कह लीजिए कि कोई भी विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि अगर उसमें फाइन्स यानी जुर्मानों के संबंध में कोई प्रावधान है। मतलब जो ऊपर हमने प्रावधान बताए हैं यही प्रावधान होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे होता है ना, कई विषय ऐसे होते हैं जिन पर लोगों की अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। जैसे कोई सपोज करो कोई विधेयक है और कुछ लोग कहेंगे कि ये धन विधेयक है, कुछ लोग कहेंगे ये धन विधेयक नहीं है। तो पहले तो संविधान में ये क्लियर किया गया कि कौन विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। बता दिया गया कि अगर ये प्रावधान होंगे तो धन विधेयक माना जाएगा। थोड़ा लैंग्वेज क्लिष्ट है धन विधेयक के संबंध में। अब हम बहुत ज़्यादा उसको सरल नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सरल करेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि ये धन विधेयक के संबंध में जो हमारा सार है वो हम आपको बता दें। उस विधेयक उसमें लिखा तो बहुत कुछ है और हिंदी काफ़ी क्लिष्ट है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके आपको इतना समझा दिया जाए कि प्री मेंस इंटरव्यू आपका हो जाए आराम से और आप चीज़ों को समझ भी लें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है संसद में भी
कि विवाद उत्पन्न हो जाता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। तो सबसे पहले संविधान में ये बताया गया कि कौन विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। फिर यही बता दिया गया, जो संशय हो सकता है बता दिया गया। क्या बता दिया गया कि ये बताया गया कि अगर विधेयक में जुर्मानों के संबंध में प्रावधान है, लाइसेंस के लिए या की गई सेवाओं के लिए ली गई फीसों के लिए ली गई फीस, यानी वही फीस नहीं, जुर्माना नहीं, फीस अलग चीज़ होती है। फीस से संबंधित कोई प्रावधान है, या ये समझ लीजिए कि, या मान लीजिए कि किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के इम्पोजिशन, यानी वही अधिरोपण, जो पहले बताया था, कर के इम्पोजिशन, एबोलिशन यानी उत्साधन, और वही रेमिशन, अल्टरेशन यानी परिवर्तन, और रेगुलेशन का प्रावधान है, तो वो धन विधेयक नहीं होगा। फिर मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको ये जानना है कि वास्तव में धन विधेयक कौन होगा। तो हमने आपको बताया 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर किसी विधेयक में वो प्रावधान है जो मैंने अभी 4-5 पॉइंट बताए तो धन विधेयक होगा। लेकिन फिर बाद में ये भी बता दिया गया कि अगर किसी विधेयक में कुछ जुर्मानों के संबंध में प्रावधान है, या लाइसेंस के लिए तथा ली गई सेवाओं के लिए ली जाने वाली फीस के संबंध में प्रावधान है, या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान है, तो वो विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा। आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। तो जब धन विधेयक नहीं होगा प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक प्रावधान दिया रहेगा और आपको इन्हीं में से ये समझ में आ जाएगा तो आप कर लेंगे। अब आगे 110 में ये भी बता दिया गया है कि जब धन विधेयक पास करने के बाद, जब आपको, अब हम आपको 109 में बताएंगे कि प्रक्रिया क्या है पास करने की। पास करने के बाद जब हमने आपको बताया था अनुच्छेद 111 के तहत सारे विधेयक राष्ट्रपति के कंसेंट के लिए जाते हैं, तो जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जो है वो जाएगा सहमति के लिए अनुच्छेद 111 के अधीन, तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष एक प्रमाण पत्र लगाएगा उस विधेयक के साथ कि ये धन विधेयक है। और अगर जैसा कि हमने बताया कि कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, तो याद रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है और स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। और चूंकि स्पीकर को अधिकार दिया गया है कि वो निर्णय करे, इसीलिए जब विधेयक संसद के द्वारा पास होने के बाद, यानी जो प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है उस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद जब राष्ट्रपति के लिए जाता है, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है कि वो सारे विधेयकों पर कंसेंट दें, अपनी सहमति दें। तो जब जाता है तो फिर लोकसभा अध्यक्ष का एक प्रमाण पत्र भी उसमें लगा रहता है कि ये विधेयक धन विधेयक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 110, थोड़ा बड़ा था, समझ का था। अब आता है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 109 कहता है कि चलिए, अनुच्छेद 110 हमने जानबूझ के इसलिए पहले बता दिया कि अब मान लो कोई धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक ये कहता है, ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो ये ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात ये 109 ये कहता है कि ये विधेयक राज्यसभा
में पूरा स्थापित नहीं हो सकता। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि वो कह रहा है कि ये विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, यानी ये विधेयक, धन विधेयक राज्यसभा में पहले पेश नहीं किए जा सकते हैं। जबकि हमने आपको बताया था कि जो सामान्य विधेयक है, जो मैंने पहले पढ़ाया था, कि किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, ना कि राज्यसभा में। अब लोकसभा में विधेयक पेश हुआ, ये पूरी प्रक्रिया जो आप बता रहा हूँ अनुच्छेद 109 में है। लोकसभा में पेश हुआ और लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। तो अब ये विधेयक राज्यसभा में जाता है। कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। अब राज्यसभा के लिए ये बाइंडिंग है कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर इस विधेयक को पास करके लोकसभा को वापस कर दे। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। 14 दिन का टाइम राज्यसभा को दिया गया है। तो राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है, समय दिया गया है कि आप 14 दिन के अंदर इस विधेयक पर विचार विमर्श करके इस विधेयक को पास करके भेज दें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर पास करके ना भेजे, या भेजे तो इसमें कुछ संशोधन करके भेज दे। तो ध्यान आपको ये रखना है कि राज्यसभा संशोधन करके भेज सकती है। राज्यसभा को रोका नहीं गया कि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर है कि वो राज्यसभा के संशोधन से सहमत हो या ना सहमत हो। अगर लोकसभा राज्यसभा के द्वारा किए गए संशोधन से सहमत है तो विधेयक संशोधनों के साथ पारित मान लिया जाएगा, और अगर लोकसभा राज्यसभा के द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत नहीं है तो धन विधेयक उसी रूप में पारित होगा जिस रूप में लोकसभा ने सर्वप्रथम राज्यसभा को भेजा था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करती, अपने यहाँ रोके रखती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो भी धन विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में पारित करके लोकसभा ने भेजा था। ये सारी प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है और इस तरह स्पष्ट है कि धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो लोकसभा को प्राप्त हैं। और आपको पता है कि ऐसे विधेयकों के संबंध में अगर गतिरोध है, मान लो राज्यसभा कुछ संशोधन करती है, लोकसभा नहीं सहमत है, या राज्यसभा 14 दिन तक रोके रखती है, कुछ नहीं करती है, एक तरीके से कुछ दोनों में आपस में मतभेद हैं, तो भी संयुक्त बैठक जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ये मैंने पहले बता दिया था, फिर बार बार बता रहा हूँ कि संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयकों के संबंध में होती है, अन्य किसी विधेयक के संबंध में नहीं होती है। ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से अनुच्छेद 109 की प्रक्रिया ये हमने आपको बताई कि किस तरीके से अनुच्छेद 109 के तहत विधेयक पेश किए जाते हैं, धन विधेयक, और किस तरीके से वास्तव में देखा जाए आपके अंदर ही मन में आना चाहिए कि वास्तव में धन विधेयकों के संबंध में, अभी वित्त विधेयक के संबंध में भी देखेंगे कि राज्यसभा की यही स्थिति है, तो राज्यसभा को कम अधिकार क्यों दिए गए हैं। तो वास्तव में कहा जाता है, एक नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और वास्तव में जो धन विधेयक होते हैं या वित्त विधेयक होते हैं, वास्तव में आप देखेंगे कि धन से संबंधित होते हैं, खर्चों से संबंधित होते हैं, आय व्यय से संबंधित होते हैं। और स्वाभाविक है कि पैसा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा इसका फैसला जनता को करना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा होता है, और जनता चूँकि ये फैसला स्वयं नहीं कर सकती है, इसलिए उसने अपने प्रतिनिधि बैठा रखे हैं, और जनता के असली प्रतिनिधि राज्यसभा के लोग नहीं हैं, लोकसभा के लोग हैं। इसलिए लोकसभा को इस मामले में वरीयता देनी ही चाहिए। राज्यसभा को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा लिए गए फैसलों को पर रोड़ा अटका सके। तो इसलिए इसमें लोकसभा को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। लोकसभा ही ये फैसला करे कि वास्तव में जनता का पैसा कहाँ खर्च होना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कहाँ रखना है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 112 पर। अनुच्छेद 112 बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बोलचाल की भाषा में साधारण शब्दों में बजट कहते हैं। ठीक,
तो जिसको हम बजट बजट चिल्लाते हैं दिन भर कि बजट प्रस्तुत किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, वास्तव में संविधान में उसको क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण में वास्तव में क्या होता है, आपको याद कर बता दें, हमारा अनुच्छेद 12 कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो प्रतिवर्ष जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखवाएगा। और वार्षिक वित्तीय विवरण वास्तव में क्या होता है? जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखवाता है वो बताता है कि ये जो साल है, ये जो वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में हमारी क्या प्राकलित प्राप्तियाँ एस्टिमेटेड रिसीट होंगी और क्या प्राकलित व्यय होंगे, यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे। तो इस तरीके से सरल शब्दों में कहा जाए तो जो राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है उसमें क्या होता है? एक तो होते हैं एस्टिमेटेड रिसीट और दूसरा होता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ये होता है सरल शब्दों में, यही मुख्य रूप से जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। राष्ट्रपति ये बताता है कि ये जो वर्ष है जिसके लिए हम ये वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में रख रहे हैं, इस वित्तीय वर्ष में जो है वो हमारी प्राकलित प्राप्तियाँ क्या होंगी, एस्टिमेटेड रिसीट क्या होंगी, और वास्तव में प्राकलित व्यय क्या होंगे, जो है वो इसमें प्राकलित जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर क्या होंगे, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होंगे। तो इसलिए कि और सरल शब्दों में कहा जाए तो जो वित्तीय वर्ष है जिसके लिए राष्ट्रपति ये सब रखवा रहा है, तो हमारी आय व्यय, सरल शब्दों में आम बोलचाल में हम क्या है, आय व्यय का विवरण कि क्या हमारी देश की आय होगी और क्या जो है हमारे व्यय होंगे। तो 112 में जो व्यय बताए गए हैं हम उनको संक्षेप में थोड़ा सरल भाषा में आपको बताते हैं। 112 ये कहता है कि जो प्राकलित व्यय होंगे, जो एस्टिमेटेड हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो बांटा गया है कि संचित निधि पर भारित की अंग्रेजी है चार्ज्ड व्यय, और एक ये है कि संचित निधि पर भारित व्यय के अलावा, यानी जो अलावा होने वाले व्यय यानी अन्य व्यय। यानी दो व्यय को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो वो व्यय जो संचित निधि पर भारित हैं और दूसरा अन्य व्यय यानी जो संचित निधि पर भारित नहीं हैं। तो दो भागों में बांट दिया गया है कि व्यय जो होंगे वो कुछ व्यय ऐसे होंगे जो संचित निधि पर भारित होंगे और बाकी जो व्यय होंगे वो संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होंगे, यानी वो अन्य व्यय होंगे। अब ये ध्यान रखना है कि जो संचित निधि पर भारित व्यय कौन होंगे, संचित निधि पर भारित व्यय कौन होंगे और उसका मतलब क्या होगा, ये थोड़ा जान लो आप। कि ध्यान रखना ये है कि भारत में राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, हम आपको बता चुके हैं, कई बार आप कहेंगे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता, तो कहीं भी उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात नहीं होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। तो ये राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ठीक, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय जज लोग, फेडरल न्यायालय एक संविधान में प्रयोग किया गया है जो फेडरल कोर्ट है उसके जज, सुप्रीम कोर्ट में जो भारतीय संविधान में जो लिखा है उसकी अगर हम आधुनिक व्याख्या करें तो आप ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज, जो हाई कोर्ट के जज हैं, भारत का जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस पर होने वाला व्यय, और ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, भारत सरकार पर है।
हम कोशिश ये करते हैं कि पहले हम आपको उन शब्दों से परिचित कराएं या उसी रूप में पढ़ाएं जिस रूप में हमारे संविधान में दिया गया है, संविधान में लिखा गया है, ताकि जब अगर आप कहीं और पढ़ें तो आपको कठिन न लगे और आपको ये न लगे कि संविधान में कुछ और लिखा है और हमने कुछ और पढ़ा दिया। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हीं चीज़ों को सरल शब्दों में, जितना मैक्सिमम संभव हो सरल शब्दों में हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इसको समझ सकें। लेकिन ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ ताकि जब ये चीज़ें लिखने के लिए आएँ तो आप कोशिश करिएगा कि आप उसी रूप में लिखें जिस रूप में संविधान में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी जैसी आपको सुविधा हो थोड़ा। तो आप ये आपको हमने बताया कि ये जो हैं व्यय जो हैं वो चार्ज व्यय कहलाते हैं, यानी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कहलाते हैं। ठीक, ये जितने व्यय हमने आपको बताए मुख्य रूप से, बाकी और संविधान में लिखा है मुख्य रूप से जो है ये व्यय हैं। बाकी आपको पता है कि संसद को तो ये अधिकार है ही कि वो इन व्ययों के अलावा किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर सकती है, इनमें से कुछ को हटा भी सकती है वो, तो संसद को तो अधिकार ये भी संविधान में लिखा है। तो ये संचित निधि पर भारित व्यय हैं, तो इनके संबंध में एस्टीमेट होगा, इनके व्यय के संबंध में एस्टीमेट होगा बजट में, और अन्य व्ययों के संबंध में एस्टीमेट होगा बजट में। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण में। अब आपको ध्यान ये रखना है कि भारित व्यय और अन्य व्यय में अंतर क्या है, आखिरकार क्यों कुछ व्यय ऐसे हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित घोषित किए गए, बाकी को भारित घोषित क्यों नहीं किया गया। तो आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 113 जो है वो ये कहता है कि जितने प्राक्कलन जो है वो संचित निधि पर भारित हैं, जो एस्टीमेट बजट में दिए गए हैं व्यय के, और जिनको संचित निधि पर भारित घोषित किया गया है, उन पर सदन में मतदान नहीं होगा, सदन में मतदान नहीं होगा। और आपको पता ही है कि बजट जब संसद में पेश किया जाता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, और हमने आपको बताया था कि संसद की बिना अनुमति के एक पैसा हम संचित निधि से व्यय नहीं कर सकते, और संसद को पूरा अधिकार है कि किसी मद में हमें पैसा दे ना दे, या दिया है तो उसको कम कर दे या कुछ भी कर दे, उसको पूरा अधिकार है। लेकिन कुछ व्यय के संबंध में संसद के अधिकार को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लोकसभा के अधिकार को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, और ये कह दिया गया है कि जो व्यय संचित निधि पर भारित व्यय हैं उन पर आप चर्चा तो करिए, चर्चा से मना नहीं किया गया, खूब चर्चा करिए उनके संबंध में, लेकिन उन पर मतदान आप नहीं कर सकते। और उनका कारण यही था कि ये जितने पद आपको हमने बताए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, और ये राजनीतिक कार्यपालिका जो हमारी है उसके प्रभाव से मुक्त होकर के काम कर सकें, कि ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति या हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज या सीएजी या अन्य जो जिनके मद जो हैं, जिनसे संबंधित व्यय जो भारित घोषित किए गए हैं, अगर वो सरकार की इच्छा अनुसार काम ना करें तो पता चले सरकार उनके जो है वेतन भत्तों या अन्य सुख सुविधाओं में ही कमी कर दे। तो एक तरीके से आप भी कहेंगे कि एक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है भारत के संविधान के द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण पदों को, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और वो देश के प्रति उत्तरदायी होकर के काम कर सकें, सरकार की ओर उन्हें ना देखना पड़े। ऐसा ना हो कि उनको सरकार अपने वेतन भत्तों और अन्य जो उनकी उपलब्धियां हैं, परिलब्धियां हैं, उनके लिए भी उन्हें सरकार का मुंह देखना पड़े, क्योंकि अंततः व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे कि संसद भी वही करती है जो सरकार चाहती है। जब सरकार का पूरा बहुमत होता है तो संसद फिर वही करती है जो सरकार चाहती है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई पद पर आसीन व्यक्ति या सीएजी जैसे आप जानते हैं कितना विवाद का पद रहता है, कि अगर सरकार के मन का नहीं करता है तो पता चले सरकार उसके वेतन भत्तों में, उसकी सुख सुविधाओं में, उसकी उपलब्धियों में कमी कर दे। इसलिए सरकार ऐसा ना कर सके, इसलिए मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है कि चर्चा करिए लेकिन मतदान आप नहीं कर सकते हैं। और जब मतदान नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि फिर आप इनको कम नहीं कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि आपको हमने बताया
कि 113 क्या बताता है। एक तो ये बताता है 113 कि इन पर जो चर्चा होगी लेकिन चार्ज व्यय पर जो है वो मतदान नहीं होगा। तो ये तो अनुच्छेद 113 किनके बारे में बताता है, उन पर बताता है। एक तो भारित व्यय के संबंध में बताता है, और अनुच्छेद 113 ये भी कहता है कि जो अन्य व्यय हैं, हमने आपको बताया था ना कि जो अनुच्छेद 112 में 2 व्यय हैं, जो व्यय हैं, एक तो संचित नीति पर भारित और अन्य व्यय। तो संचित नीति के भारित के संबंध में अनुच्छेद 113 क्या कहता है कि इन पर मतदान नहीं होगा। और बाकी क्या कहता है, ये बताता है कि जो अन्य व्यय से संबंधित एस्टीमेट हैं, प्राक्कलन हैं, वो लोकसभा में अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। ये जो व्यय अन्य व्यय हैं, जो अन्य व्यय यानी संचित नीति पर भारित के अलावा जो व्यय हैं, वो सारे के सारे व्यय अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। किस रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे? अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। और लोकसभा को ये पूरा अधिकार है कि वो अनुदान की मांग में कमी कर दे, अनुमति दे दे या इनकार कर दे। ये लोकसभा को पूरा अधिकार अनुदान की मांग के संबंध में दिया गया है।